तो आप देख रहे हैं देवभूमि, मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। सीएम रावत ने ऑनलाइन अध्याचन की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। कोरोना की वजह से भर्ती प्रक्रियाओं में विलंब ना हो, ये मुख्यमंत्री ने कहा। समय सारणी के अनुसार हो परीक्षाओं का आयोजन। एक जैसी प्रकृति के पदों के लिए एक ही परीक्षा आयोजित की जाए। अधिकारियों की अनुपलब्धता के कारण स्थगित नहीं होनी चाहिए। कार्मिक विभाग प्रत्येक माह विभागों की भर्ती प्रक्रियाओं की समीक्षा करे। कोरोना की वजह से भर्ती प्रक्रियाओं में विलंब हुआ, इसकी भरपाई अगले 6 महीने में किसी भी तरीके से की जाए। तो अधिकारियों की अनुपलब्धता के कारण स्थगित नहीं होनी चाहिए। कार्मिक विभाग प्रत्येक माह विभागों की भर्ती प्रक्रियाओं की समीक्षा करे। तो वहीं देहरादून से खबर की मास्क ना पहनने पर 3 लाख लोगों पर कार्रवाई हुई है। लॉकडाउन के उल्लंघन में वसूला गया 15 करोड़ का जुर्माना। सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर 49,852 चालान काटे गए। मास्क ना पहनने पर 3 लाख से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने पर 212 लोगों पर कार्रवाई हुई है। ये जानकारी आज साझा की गई उत्तराखंड पुलिस की तरफ से। सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर 49,000 से ज्यादा चालान काटे गए। 3 लाख से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया मास्क ना पहनने वालों से। डिस्टेंसिंग में अभी तक 49,652 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हुई। मास्क में पहनने पर 3,03,448 पर कार्रवाई हुई। क्वारंटाइन का उल्लंघन करने पर 942 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हुई। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने पर कुल 212 लोगों पर कार्रवाई हुई है और कुछ और धाराओं को मिलाकर अभी तक कुल 4,22,543 लोगों पर लॉकडाउन के उल्लंघन की कार्रवाई हुई। डिस्टेंसिंग में अभी तक 49,652 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हुई। मास्क में पहनने पर 3,03,448 पर कार्रवाई हुई। क्वारंटाइन का उल्लंघन करने पर 942 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हुई। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने पर कुल 212 लोगों पर कार्रवाई हुई है और कुछ और धाराओं को मिलाकर अभी तक कुल 4,22,543 लोगों पर लॉकडाउन के उल्लंघन। रेजिडेंट एडिटर फहीम तना हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। फहीम, एक डेटा रखा गया है उत्तराखंड पुलिस की तरफ से जिसमें चाहे वो लॉकडाउन के तमाम जो गाइडलाइंस हैं, जो नियम हैं, उनको ना मानने वालों के ऊपर जो कार्रवाई की गई उससे जुड़ा हुआ क्या कुछ आज कहा गया पुलिस की तरफ से? देखिए, जिस तरीके के आंकड़ा है सामने आया है कार्रवाई को लेकर के, मास्क ना पहनने को लेकर के और लॉकडाउन के और जो दूसरे नियम है उनको लेकर एक बड़ी राशि है 15 करोड़ रुपया। तुषार, एक बड़ी राशि है कि जो जुर्माने के तौर पर वसूल की गई है लोगों से और 3 लाख लोग ऐसे हैं जिनको मास्क ना पहनने को लेकर के उनके ऊपर से जुर्माना वसूला गया, कार्रवाई हुई। तो ये एक बड़ी राशि है, एक बड़ा डेटा है जिसको हम देख रहे हैं। इस डेटा में जो पुलिस मुख्यालय की तरफ से आज जारी किया गया है, इसमें जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने तक की बात है, क्वारंटीन का उल्लंघन करने को लेकर के कार्रवाई है, सोशल मीडिया पे गलत तरीके से भ्रामक पोस्टों को लेकर है। और मुख्य तौर पर अगर हम बात करें, 2 चीजें जो सबसे ज्यादा अहम है इस कोरोना से को लेकर के, कोरोना से जंग में जो एक बड़ा हथियार है, उसमें जो सबसे बड़ी बात है वो एक सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क इस्तेमाल करना। और यही दोनों को लेकर के 3 लाख लोगों पर कार्रवाई हुई है, एक बड़ी बात है अभी तक की। और ये कहीं ना कहीं इस बात को परिलक्षित करता है कि जो कोरोना से जंग में जन सहभागिता, यानी जनता को खुद अपने लड़ाई लड़नी है, उसे एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को और मास्क को, तो जनता कहीं ना कहीं खुद लापरवाही बरत रही है। इतना आंकड़े भी सामने आ रहे हैं पॉजिटिव केसेस के, और उसके बावजूद अगर इस तरह की तस्वीर सामने आती है तो शायद थोड़ी सी चिंताजनक जरूर है। जी तुषार। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। देहरादून से खबर की राजकीय चिकित्सक संघ ने की हड़ताल की घोषणा और राजकीय चिकित्सक संघ 23 सितंबर से हड़ताल पर जाएगा। यानी कि राजकीय चिकित्सक संघ ने 2 मांगों को लेकर हड़ताल की घोषणा कर दी है। डॉक्टर्स को वेतन देने और वेतन ना काटने की मांग को लेकर हड़ताल की गई। तो राजकीय चिकित्सकों की तरफ से ये हड़ताल की घोषणा की गई है। 23 सितंबर से 2 दिनों की हड़ताल पर जाएंगे ये डॉक्टर्स। राजकीय चिकित्सक संघ ने 2 मांगों को लेकर हड़ताल की घोषणा की। डॉक्टर्स को वेतन न देने को ये घोषणा की गई है। तो राजकीय चिकित्सक संघ ने यह घोषणा की है। राजकीय चिकित्सक संघ 23 सितंबर से हड़ताल पर जाएगा। सभी चिकित्सालयों में अपने उन दिवंगत साथियों को जिन्होंने कोरोना से लड़ते हुए अपनी जान दी है, उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करी। और हमने ये भी सरकार को चिताया कि देखिए, हमारे इतने लोगों की जान भी जा रही है, संक्रमित हो रहे हैं, फिर भी आप हमारी बातें नहीं मान रहे।
हम पिछले काफ़ी समय से पत्राचार कर रहे थे और पीछे हमने, ऐसे आप सभी को ध्यान है, हमने काली पट्टी बांध के प्रदर्शन भी किया था 7 दिन लगातार। तो सरकार ने हमें वार्ता के लिए बुलाया, हमसे उनकी सचिव साहब की, मुख्यमंत्री महोदय की बातें हुई। उन्होंने हमें सबने आश्वासन दिया और हमारी मांगों से सहमति जताई कि आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। उसके बाद भी हमारी मांगों को ना माना जाना, ये सरकार की वादाखिलाफ। तो वहीं देहरादून से खबर है कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने धरना दिया। विधानसभा के मानसून सत्र से पहले अपनी मांगों को लेकर धरना दिया गया है। दीनदयाल उपाध्याय पार्क में 8 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन दिया गया। आपको बता दें कि राज्य आंदोलनकारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है। गैरसैंण को अस्थायी राजधानी बनाने को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। मुजफ्फरनगर गोलीकांड में दोषियों को सजा दिए जाने को लेकर भी प्रदर्शन हुआ। राज्य के युवाओं को रोजगार दिए जाने समेत कई मांगों को लेकर भी प्रदर्शन किया गया। खबर नैनीताल से, जहां पर जिलाधिकारी सविन बंसल की हल्द्वानी पेयजल योजना की जल वृद्धि के लिए की गई कड़ी मेहनत रंग लाई है। शीतलाहाट पेयजल योजना में वह 1.25 MLD से बढ़कर अब 3.75 MLD हो गई है, जिससे हल्द्वानी महानगर में सुचारू पेयजल आपूर्ति हो सकेगी। पूर्व में निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि गौलाभेरा से शीशमहल फिल्टर प्लांट तक आने वाली नहर कई जगह क्षतिग्रस्त पड़ी है, जिसकी मरम्मत के लिए सिंचाई विभाग को 31 लाख की धनराशि दी गई थी। जिलाधिकारी ने 1.5 किलोमीटर दुर्गम पहाड़ी चढ़ते हुए शीतलाहाट जल स्रोत एवं फीडर कैनाल नहर का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने जल स्रोत के संरक्षण और संवर्धन हेतु द्वितीय चरण का प्रस्ताव बनाने के निर्देश अधिशासी अभियंता जल संस्थान को दिए, ताकि जल स्रोत से आगामी 25 से 30 साल तक लगातार पेयजल आपूर्ति हो सके। हल्द्वानी ग्रामीण शहरी क्षेत्र की पेयजल आपूर्ति के लिए जो स्रोत हैं, जो बैकबोन है हमारी वाटर सप्लाई की, वो मुख्यतः गौलाभेरा फीडर कैनाल और ट्रीटमेंट प्लांट्स। सेकंड हमारा जो एस्पेक्ट है वो शीतला का स्रोत है, जो थोड़ा दुर्गम एरिया में स्थित है। यहाँ पे समर्स में पेयजल आपूर्ति को लेके काफ़ी प्रॉब्लम्स हमारे मोहल्लों में और वार्ड्स में देखने को मिलती है, इवन ग्रामीण क्षेत्रों में भी। अगर हम सोर्स को टैप करते हैं तो हमारा जो पेयजल आपूर्ति है वो 1.25 MLD से बढ़कर 3.75 MLD हो सकती है, और इसकी आवश्यकता विभाग को पिछले 15 साल से महसूस हो रही थी, लेकिन समहाउ वो टेकअप नहीं किया जा सका। तो वहीं विकासनगर में महिलाओं ने राष्ट्रीय पोषण दिवस मनाया, जिसमें जिला पंचायत मधु चौहान, विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने पोषण रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 मार्च 2018 को राजस्थान से शुरू किया था और इसे महिला पोषण दिवस के तौर पर प्रारंभ किया गया था। इस महीने को हम राष्ट्रीय पोषण दिवस के तौर पर मना रही हैं। साथ ही कहा कि पोषण रथ को हर गाँव में घुमाया जाएगा और लोगों को कुपोषण के बारे में जागरूक किया जाएगा। सर, जो हमारा सितंबर माह है वो पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। सर, जैसे कि पूरे माह इसको मनाया जा रहा है, इसका मतलब समस्या उतनी गंभीर है। तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने पहली बार पोषण को एक समस्या कहा है, ताकि जो ये दुष्चक्र है जो किशोरी से शुरू होता है, गर्भवती माता और उसके बाद जो बच्चा, जो पैदा हुआ बच्चा है, ये पूरे चक्र के रूप में घूमता है। देखिए, ये राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना है। माननीय मोदी जी ने इसको महिला दिवस 8 मार्च 2018 को शुरू किया था राजस्थान से, और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये जो महीना है सितंबर, इसको हम लोग राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मना रहे हैं, जिसमें हर ब्लॉक में एक रथ चलेगा जो कि जगह जगह पूरे ब्लॉक में घूमेगा और लोगों को पोषण के बारे में जागरूक करेगा। विशेषकर जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं या जो ऐसी महिलाएं जो स्तनपान करवा रही है या जो शिशु है, कि उनके अंदर जो पोषण की कमी ना रहे, क्योंकि अगर हमारे बच्चे, हमारी माताएं स्वस्थ रहेगी तो हमारा देश स्वस्थ रहेगा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। उत्तराखंड में 41,000 के पार हो गए कोरोना केस, और उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 814 नए केस सामने आए। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 41,777 हो गई है। उत्तराखंड में कोरोना के एक्टिव मरीज 12,075 हैं। तो वही उत्तराखंड में अब तक 29,000 मरीजों ने कोरोना को हराया है। उत्तराखंड में कोरोना से अब तक 501 मरीजों की मौत भी हुई है। तो उत्तराखंड में लगातार बढ़ते मामले, 41,000 से ज्यादा अब तक कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। 12,075 मरीज ऐसे हैं जो कि अभी अंडर ट्रीटमेंट हैं, एक्टिव हैं। 29,000 से ज्यादा कोरोना मरीज ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना को हराया यानी रिकवर हुए हैं। तो वहीं 501 मरीजों की मौत हुई है। तो ये उत्तराखंड के कोरोना की स्थिति। फिलहाल आपको बता दें कि लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं।
लेकिन अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो गनीमत है कि 800 के आसपास मरीज सामने आए हैं। उससे पहले के 24 घंटे में 2000 से ज्यादा मरीज सामने आए थे। फिलहाल कोरोना के लगातार सामने आते मरीज, लगातार बढ़ती संख्या, सरकार चिंता जरूर इस पर चिंतित नजर आ रही है और 501 मरीजों की मौत अब तक उत्तराखंड में हुई है। तो उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की अगर बात की जाए तो लगातार यहां पर संक्रमित सामने आ रहे हैं। रेजिडेंट एडिटर फहीम तना हमारे साथ जुड़ गए हैं। फहीम, अभी कोरोना को लेकर उत्तराखंड की स्थिति क्या है? देखिए, जो ताजा है तो बुलेटिन है, कोरोना बुलेटिन है, तो वो उसमें आज 814 नए केसेस सामने आए हैं और ये उस लिहाज से हम देखते हैं तो थोड़ा राहत भरा है क्योंकि अभी तक 1000 से ऊपर लगातार केसेस आ रहे थे। और दूसरी बात है, जो आज ठीक होने वालों की तादाद है वो भी 1172 है और कुल मिलाकर के 29,000 अब तक कोरोना पेशेंट ठीक हो चुके हैं। तो आज अगर तुलनात्मक रूप से देख रहे हैं कि पॉजिटिव आने वालों की केस कम है और ठीक होने वाले ज्यादा, लेकिन इसके साथ साथ एक और जो आज इम्पोर्टेंट बात है कि विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है परसों से और आज से शुरू हुआ है कोविड टेस्ट का कार्यक्रम, जो विधायकों का, मंत्रियों का और जो विधानसभा का जो स्टाफ है। तो आज 4 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं विधानसभा में और जिसमें विधानसभा के 3 हैं सीधे तौर पर, जिसमें एक समीक्षा अधिकारी है विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय के और एक APS हैं जो स्पीकर के और एक स्टाफ के जो गाड़ी चालक हैं वो है और दूसरा एक सचिवालय के भी कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। और कुछ विधायकों के भी आज टेस्ट किए गए हैं, किसी के पॉजिटिव नहीं आए हैं, जितनों के आज किए गए हैं। इसका कार्यक्रम जारी है। इसके अलावा कोरोना की स्थिति को लेकर के मुख्यमंत्री ने आज बैठक ली है, उससे तमाम निर्देश दिए हैं और मुख्य तौर पर जो डॉक्टर्स की और स्टाफ की जो भर्ती के जो पेंडिंग्स हैं अध्याचन, उनमें तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ देखा जाए क्योंकि लगातार पिछले 24 घंटे से पहले के अगर हम कोविड के मामले देखें 2000 से ज्यादा मामले सामने आए थे और सरकार के लिए चिंता का विषय था। क्या टेस्टिंग कैपेसिटी यहाँ पर पर्याप्त तौर पर है और यही वजह है कि यहाँ पर अगर ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं तो वो टेस्टिंग के से कनेक्ट कर देख रही है सरकार? अभी अगर हम प्रतिदिन टेस्टिंग के हिसाब से सैंपल देखते हैं तो 9,000 के बीच ही लिए जा रहे हैं। किसी दिन 8,500, 9,000, 10 की केसेस सैंपल जा रहे हैं। लेकिन इसमें हम एक बड़ा आंकड़ा देखते हैं, जब ये 2000 पॉजिटिव आए थे उसके बाद 1500, 1700, 1800, तो इसको दूसरे तौर पर देखने की कोशिश की गई है और ये पाया गया है इस आकलन में कि जो निजी लैब में टेस्ट हो रहे हैं वो ज्यादातर पॉजिटिव आ रहे हैं और उसको लेकर के जांच के आदेश दिए गए हैं। जो देहरादून जिले में जितनी भी पैथोलॉजी लैब हैं और जहां पर कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं उनकी सबकी जांच के लिए कमेटी गठित की गई है और उनका सबका एक ऑडिट किया जाएगा, रिपोर्ट ऑडिट किया जाएगा कोविड का अब तक का, कि आखिरकार क्या ये वास्तव में पॉजिटिव है या किसी षड्यंत्र के तहत या किसी चालाकी के तहत ये पॉजिटिव दर्शाए जा रहे हैं। क्योंकि एक बड़ा आंकड़ा है और इसमें एक केस ऐसा भी आया था जिसको मुख्य सचिव ने खुद फाइंड आउट किया था कि वो पॉजिटिव था निजी लैब में, लेकिन सेम डे उसका टेस्ट लिया गया सरकारी टेस्टिंग सेंटर पर तो वो नेगेटिव पाया गया था। तो इसलिए ये शक की बुनियाद बनी थी और इसकी जांच के आदेश दिए गए हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देहरादून में कोरोना का कोहराम है और विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय में 3 और कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। समीक्षा अधिकारी, APS और स्टाफ गाड़ी का चालक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो आपको बता दें कि देहरादून में स्पीकर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद 3 और कर्मचारी ऐसे हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय में 3 और कोरोना पॉजिटिव हैं। समीक्षा अधिकारी, APS और स्टाफ गाड़ी का चालक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो कोरोना का कोहराम देहरादून में लगातार चल रहा है। VIPs भी अब इसकी जद में आ चुके हैं, चपेट में आ चुके हैं। विधानसभा अध्यक्ष के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अब 3 और कर्मचारी विधानसभा अध्यक्ष के ऑफिस के अंदर पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें एक समीक्षा अधिकारी, APS और एक ड्राइवर पॉजिटिव है। कोरोना का कोहराम लगातार उत्तराखंड में जारी है और VIPs भी अब कोरोना की जद में आ चुके हैं। तो ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय में 3 और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए।
खबर कोटद्वार से बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। किसान अध्यादेश के खिलाफ और बढ़ती बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए रैली निकाली है। किसान अध्यादेश वापस लो, बेरोजगारों की भर्ती शीघ्र करो, बेरोजगारों को रोजगार भत्ता शीघ्र दो, इसके नारे लगाए गए। पूर्व राज्य मंत्री जसवीर राणा के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया। तो किसान अध्यादेश वापस लो, बेरोजगारी की भर्ती शीघ्र करो, ये नारे लगाए गए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस सेवा दल की तरफ से जो केंद्र सरकार ने किसानों के खिलाफ अध्यादेश पारित किया है और ज़बरदस्ती देश के किसानों पर लागू किया जा रहा है, देश के किसानों को उद्योगपतियों का गुलाम बनाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसके खिलाफ कांग्रेस सेवा दल ने आज यहाँ ये प्रदर्शन किया है और एसडीएम साहब के माध्यम से महामहिम राज्यपाल जी को श्री जसवीर राणा जी की अध्यक्षता में ज्ञापन प्रेषित किया है और एसडीएम साहब ने भी आश्वस्त किया है कि आपका ज्ञापन पत्र महामहिम जी को भेज दिया जाए। उत्तराखंड जब से देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, बेरोजगार मजदूर परेशान थे ही थे, लेकिन अब सबसे बड़ी मार जो पड़ रही है देश के अन्नदाता पर पड़ रही है। जो बिल केंद्र सरकार ला रही आनन फानन में बिल नहीं बल्कि अध्यादेश है, बिल लाती जब सारा संसद कह रहा है कि इसको सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए, लेकिन सरकार अपनी मनमानी पे उतारू है और ज़बरदस्ती ये अध्यादेश पारित करवाकर किसानों को गला घोटने का कार्य कर रही है। तो वहीं जसपुर क्षेत्र के अंदर उस वक्त हड़कंप मच गया जब पति ने अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटकर हत्या कर दी और मौत के घाट उतार दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि लंबे समय से चल रहे घरेलू कलेश ने धीरे धीरे इतना भयानक रूप ले लिया कि पति ही अपनी पत्नी के खून का प्यासा हो गया। जसपुर में मोहल्ला नई बस्ती की निवासी रुखसाना परवीन की हत्या लाठी डंडों से पीट कर उसी के पति ने की है और कातिल पति मौके से फरार हो गया। फिलहाल सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं टीम गठित कर पुलिस ने आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी है। नई बस्ती जसपुर का मामला भी प्रकाश में आया, जिसमें रुखसाना वाइफ ऑफ सनाउल्ला इसकी हत्या की सूचना मिली है और ये पता चला है कि इसके पति द्वारा ही इसके सर पे डंडा मार के इसकी हत्या करी थी। तो मौके पर पुलिस है और इसके पंचनामे की कार्रवाई करी जा रही है। नई बस्ती तो भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों किसानों ने रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर देश के प्रधानमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से प्रदर्शनकारी किसानों ने 5 जून को लागू किए गए 3 अध्यादेशों को वापस लेने और किसानों की आय दोगुनी करने, साथ ही साथ जमीनों के अधिग्रहण करने के दौरान उचित मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की है। आपको बता दें कि रुड़की तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों किसानों ने रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के कार्यालय के बाहर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी किसानों ने एक ज्ञापन देश के प्रधानमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नाम रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल को सौंपा है। ज्ञापन में 5 जून को लागू किए गए 3 अध्यादेशों को वापस लेने की मांग की गई है। प्रदर्शनकारी किसानों ने बताया कि डबल इंजन की सरकार किसान विरोधी नीतियों पर काम कर रही है। किसान विरोधी अध्यादेश लाकर किसानों की मुश्किलें बढ़ाने का काम किया जा रहा है, जिसे किसान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके साथ ही ज्ञापन में 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने, फसलों का उचित मुआवजा देने, किसानों की जमीनों के अधिग्रहण करने के संबंध में उचित मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की गई। इस दौरान किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष विजय कुमार शास्त्री ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 5 जून को लागू किए गए अध्यादेशों को तुरंत वापस लिया जाए। किसानों के द्वारा आज अपने विचार व्यक्त किए गए हैं अध्यादेश और बिल को लेकर के, तो उसी संबंध में उनके विचार सुने गए। उन्होंने जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित करते हुए ज्ञापन दिया है, इसको उचित चैनल के माध्यम से आगे पहुंचाया जाएगा, उनके विचारों को, उनकी बातों को आगे पहुंचाया जाएगा। तो इसी के साथ देवभूमि में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।